हाँ भाई, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ये है हमारा वीकली चार्ट लगा हुआ है। एक कैंडल एक वीक को डिफाइन करती है। नीचे लगी हुई है 200 EMA और ये होगी 100 EMA। कोटक महिंद्रा बैंक को आज एनालाइज करेंगे टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि भाई ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो में है और ये कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एनालाइज करूँगा तुम्हारे सामने कि अगर कोई स्टॉक तुमको बाय करना है तो उसको कैसे टेक्निकली और फंडामेंटली आप चेक करते हैं कि यार क्या ये लेना सही है इस टाइम, क्या ये सपोर्ट के पास है, क्या ये वैल्यूएशन वाइज सही है। तो वो सब हम चेक करेंगे। अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लेना। तो ये लगा हुआ है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस जो है अभी 200 EMA के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक अराउंड 1700 रुपये के आसपास है और 28 फरवरी आज जो है डेट है। अब हम पीछे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि इसने एक बार जो है 200 EMA को पहले भी टच किया था, वहाँ से इसने बाउंस किया। फिर ये 200 EMA पे आया था वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर इसने बाउंस किया था। अब दोबारा से ये 200 EMA के आसपास जो है काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कोविड के पीरियड में भी 200 EMA के आसपास काम किया था और 200 EMA से ही उसने बाउंस लिया था। दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से जनवरी आप लगा सकते हो 2021। तो 2021 की स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। 3 साल से स्टॉक जो है एक तरीके से साइडवेज चला गया है और अभी भी वो मतलब 2000 के राउंड था, अभी 1700 के राउंड चल रहा है। तो एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न ही उसने दिया है 3 साल में। अब हम अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं ना, पिछले 10-12 साल से आप यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करें, वो हर स्टॉक की चाल अलग होती है, उसको अलग तरीके से समझना होता है। तो हम देखते हैं कि 2013 के राउंड भी स्टॉक जो है 200 EMA के पास नहीं आया था। वो यहाँ तक आया, 100 के पास आया और यहीं से उसने बाउंस किया। फिर दोबारा 2016 में वो 100 पे आया, 100 को कट किया, 200 EMA तक नहीं पहुंचा वीकली टाइम फ्रेम पे, यहीं से उसने बाउंस किया। फिर 2016 में फिर दो बार उसने बाउंस किया। फिर ये आ गया आपका 2018। 2018 में भी उसने अगर हम इसको नीचे करें, 2018 में भी स्टॉक जो है 200 EMA तक नहीं पहुंचा, वहीं वो ऊपर से बाउंस कर गया था। फिर कोविड आ गया, कोविड का हमने देख ही लिया। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की अगर हम कोशिश करते हैं इस पे, तो हमें देखने को मिलेगा स्टॉक 2021 में 2000 के राउंड पे एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस बैठी हुई है इसकी। 2021 से लेके इसने 1 2 3, हालांकि इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया था पर वो ब्रेकआउट फेल हो गया और इसने वापस से जो है प्राइस को उसी रेंज में धकेल दिया और उसके बाद से 2000 को ये क्रॉस कर नहीं पाया। यहाँ पे उसने जाने की कोशिश करी पर वो क्लोजिंग नहीं दे पाया 2000 के ऊपर और वापस नीचे आके वापस ये अपने इसी लेवल पे आ गया। नीचे की साइड भी सेम चल रहा है। स्टॉक 1600 के 1650 1630 के पास जाता है, वहां से बाउंस लेता है, फिर यहाँ आता है, फिर बाउंस लेता है, फिर यहाँ आता है, फिर बाउंस लेता है। फिर ये ऑलमोस्ट 1700 1690 के आसपास आके बाउंस लिया। अब फिर से जो है स्टॉक 1700 के आसपास आपको मिल रहा है। तो टेक्निकली अभी सपोर्ट के बहुत ही पास है। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 1690 की जो प्राइस है वो इसका इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा। अगर उसको ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो इसका फाइनल सपोर्ट आता है वो 1650 रुपये से लेके 1630 रुपये की रेंज, जो एक 20 रुपये की रेंज आप लगा सकते हो, 20-25 रुपये की, वहाँ पे इसकी जो है फाइनल सपोर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो जो है स्टॉक अभी आ जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी वो अभी 100 EMA के आसपास काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी इसकी सपोर्ट हो जाएगी। अगर हम पीछे देखते हैं तो कोविड में भी उसने मंथली टाइम फ्रेम देखो ऊपर, मंथली
तो मंथली टाइम फ्रेम के नीचे उसने कोविड में भी नीचे क्लोज़ नहीं दिया था 100 के नीचे, तो एक तरीके से 100 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम की भी इसकी बहुत तगड़ी अच्छी सपोर्ट है। तो हम मान सकते हैं कि वो एक एकदम सपोर्ट पे बैठा है देखो 100। अगर हम 100 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो में जो आ रही है 1697 की जो है अभी एकदम बहुत तगड़ी सपोर्ट है इसकी 100 ईएमए की। अगर यहाँ से बाई चांस ये इसको नीचे की साइड काटता भी है तो इसकी फाइनल जो सपोर्ट आ जाएगी वो आ रही है हमारी 1650 और 1630 की रेंज, ये जो हमने रेंज ड्रॉ कर ली है। दूसरी बात हम अगर यहाँ से पिवट लेवल भी चेक करने की कोशिश करें, अगर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं पिवट को और यहाँ तक हम देखते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई 1630 के आसपास जो है 0.5 का जो है पिवट का लेवल भी आ जाता है और जो कि बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है 0.5 एंड 0.618। तो 618 तक जाने के तो बहुत कम चांसेस हैं और ये जो लेवल है ये बहुत तगड़ा है, इसका सपोर्ट बनने की पूरे पूरे चांसेस है 1650 से 1630 के आसपास। तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम हो गया है और यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर आपको 1690 के आसपास आप बाय कर सकते हो अगर आप करना चाहो, और अगर वहाँ से थोड़ा-सा नीचे जाता है तो आप स्कोप रख सकते हो कि वहाँ पे जाके फर्दर बाइंग की जा सकती है। दूसरी बात, अब हम ये टेक्निकली हो गया, अब हम चलते हैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर्स पे, स्क्रीनर्स का प्लेटफ़ॉर्म है और हम अभी देखेंगे, ऊपर चलते हैं पहले। तो ये आ गया कोटक महिंद्रा बैंक और अभी चल रहा है 1707 की इसकी क्लोजिंग हुई है आज, 27 फ़ेब की, ठीक है? अब मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख सकते हो भाई, 3,39,204 करोड़ की है, तो ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखते हैं। देखो पी क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। एक तरीके से अगर हम देखें कि प्राइस अर्निंग रेशियो को ही एक तरीके से वैल्यूएशन सस्ती है, महँगी है, ये आपने सुना होगा, तो वो पी रेशियो को ही हम एक तरीके से वैल्यूएशन मान सकते हैं। ठीक हो गया सिंपल ईज़ी लैंग्वेज में। अब ये चल रहा है हमारा 19.4। अब हमें नहीं पता ये सस्ता है या महँगा है। कोई भी स्टॉक आप देख रहे हो, सस्ता है या महँगा है, सिर्फ़ नंबर देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि हर स्टॉक की जो है पी रेशियो अलग होगी, हर सेक्टर की पी रेशियो अलग होती है। अब कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनकी नॉर्मल पी 50 के राउंड है, ठीक है? कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी पी रेशियो 5 के राउंड नॉर्मल चलती है। अगर कोई स्टॉक उस सेक्टर का 5 से नीचे मिल रहा है तो वो सस्ता मिल रहा है, 5 से ऊपर मिल रहा है तो वो महँगा मिल रहा है, ठीक है? ऐसा आप समझ जाओ। तो अभी स्टॉक चल रहा है 19.4 के पीई पे, ठीक हो गया? अभी हम चलते हैं नीचे और हमें चाहिए पी रेशियो का चार्ट। तो ये हमने लगा लिया यहाँ पे पी रेशियो का 5 ईयर का चार्ट, ठीक हो गया? और जो नीचे के आपको बार दिख रहे हैं, ये बार क्या हैं? ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होती है कि कंपनी एक शेयर पे कितना अर्निंग करती है, सिंपल लैंग्वेज में। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितने जो है कंपनी पैसे कमा रही है। तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल का है, ठीक है? ये ग्राफ ईपीएस का लगातार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है। लगातार कंपनी का जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। पर अभी हमने चार्ट में देखा कि वो 3 साल से तो चला ही नहीं है, 3 साल में तो वो नेगेटिव पे बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है? जो ऊपर आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये उसकी पीई रेशियो है, ठीक है? और जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये उसकी होगी मीन। एक तरीके से एवरेज पीई क्या रही है पिछले 5 साल में, एवरेज क्या रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि भैया अभी तो चल रही है 19.4, ठीक है? 19.4 चल रही है अभी, 19.6, 19.4 चल रही है और पिछले 5 साल में कभी भी वो 20 के नीचे गया ही नहीं है। तो इसका मतलब पिछले 5 साल में वो सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पे अभी चल रहा है। इससे सस्ती वैल्यूएशन पे वो कभी नहीं गया, ठीक है? अब हम चलते हैं 10 ईयर पे। 10 ईयर अगर हम लग रहा है हमारा ऑलमोस्ट तो 2014 से, तो 2014 में एक बार इसकी जो पी रेशियो हमें दिख रही है वो 21 की दिख रही है। उसके बाद ये ऊपर, 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 ऊपर गई, फिर थोड़ी-सी नीचे आई 2020 में कोविड में भी उसकी जो पी रेशियो आई थी वो 24.7 तक आई थी। 20 के नीचे आई ही नहीं थी कोविड में भी। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर अब भी 19.4 चल रहा है। तो हमने देखा कि पिछले 10 साल में भी कभी भी इतनी सस्ती वैल्यूएशंस पे कोटक महिंद्रा बैंक आया ही नहीं है।
ठीक है? और पिछले 10 साल में भी आप देख सकते हो कि वो कंटीन्यूअसली उसकी ईपीएस का जो अ, ये बार्स हैं वो ऊपर की साइड है, मतलब वो इंक्रीज़ कर रहा है हर साल। हर साल वो ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है। अर्निंग्स ज़्यादा होती जा रही हैं उसकी, ठीक है? तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि वो सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पे चल रहा है 5 साल की भी, 10 साल की भी। अब एक कांसेप्ट होता है शेयर मार्केट में कि जो प्राइस है ना वो अपने एवरेज के पास जाएगा, ठीक है? मीडियन इसकी एवरेज हो गई, पीई की मीडियन जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, अभी 5 साल की अगर हम चेक करते हैं, देखो ऊपर 5 साल है, 5 साल की हम चेक करते हैं 32.2 आ रही है, ठीक है? अभी चल रहा है 19.4 हमने ऊपर देखा था, तो अभी चल रहा है 19.4 और इसका मीडियन जो है 32 है। हम मान के चलते हैं कि 32 के पास जो है अ, जो एक रूल है बेसिक रूल 32 के पास इसको जाना चाहिए। अब वो कब जाएगा हो सकता है वो 6 महीने में चला जाए, हो सकता है वो साल 2 साल ले जाए, ठीक है? फिक्स तो देखो कुछ नहीं होता है, वो तो किसी को नहीं कि कब तक वो जाएगा। पर एक हम मान सकते हैं कि हाँ यार ठीक है 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक वो अपनी मीडियन के पास चला जाएगा। और जो प्राइस बेसिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता देता हूँ। ईपीएस को आप मल्टीप्लाई कर लो, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से, प्राइस आ जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला कुछ और होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आता है, बट सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि अगर हमको टारगेट्स निकालने हैं, अगर टारगेट निकालना है, देखो अभी ईपीएस कितनी चल रही है, 87.77 की चल रही है, हम मान के चलते हैं कि 87 की होगी, ठीक है? 87 इंटू अभी 19 चल रहा है, 19.4, अगर आप 87.77 को 19.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी जो प्राइस चल रहा है वही आ जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं कि वो 19.4 की ई पीई रेशियो से वो अपनी एवरेज पे चला जाएगा कि भाई 32 तक तो आ जाएगा। अगर वो 32 तक आएगा और हम मान के चल रहे हैं कि 87 की ईपीएस वो मेंटेन करेगा, हम ये भी नहीं मान रहे कि वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएगा, ठीक है? हालाँकि वो 10 साल से बढ़ा रहा है ऊपर की साइड, पर हम ये मान लेते हैं कि भाई इतनी तो रखेगा, कम से कम 87 तो रखेगा। अगर वो 87 रखेगा, वो 32 के पीई पे जाएगा, तो उसका जो प्राइस टारगेट बनता है वो बनता है 2700, ₹2700 का उसका प्राइस आना चाहिए, ठीक है? जो कि करंट प्राइस अभी 1700 चल रहा है, यहाँ से ₹1000 ऊपर है, ठीक है? तो रफली जो है आपका 55 टू 60% का टारगेट बन जाता है इस केस में, अगर वो 5 साल की पी रेशियो पे मीडियन पे आ जाए, ठीक है? अब हम एक और टारगेट डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो डिसाइड तो हम कौन है करने वाले, ठीक है? 10 साल पे चलते हैं अभी। 10 साल का मीडियन आपको दिख रहा होगा 35.9, ठीक है? भैया 36 का जो है इसका 10 साल का एवरेज रहा है। अगर ये 36 पे चला गया, मान लो 35 पे चला गया, तो वो जो इसके टारगेट्स बन के आते हैं 87 इंटू 35, या आप 36 कर लो, 3000 प्लस 17 अभी कितना चल रहा है? 1700 चल रहा है। ₹3000 के टारगेट्स हैं। टारगेट रफली 75 टू 80% के टारगेट्स बने बैठे हुए हैं। और ठीक है, 35 तक जाने में हो सकता है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया बैंक कितना देता है? 5% देता है, 6%, 7% देता है बस। तो अगर आपको 3 साल में भी अगर वो 80% रिटर्न दे देता है, तो बहुत अच्छा एक तरीके से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। और देखो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स का शेयर है, निफ्टी के टॉप 10 में आता है, बैंक निफ्टी में है, फाइनेंशियल निफ्टी में है, और ब्लू चिप कंपनी है। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आपको जो मैनिपुलेट हो जाते हैं थोड़े बहुत पैसे से, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकते। ये वो शेयर्स है जिसमें आप 50 करोड़ रुपए भी डाल दोगे, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 500 करोड़ डालोगे तभी वो हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे हो सकता है। 500 करोड़ में भी नहीं होगा। वो 500 करोड़ अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा तो भी ऐसे ही चलेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो जाएगा। और जो छोटे शेयर्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो इनमें मैनिपुलेशन का डर नहीं है, और इसीलिए ब्लू चिप कंपनी अगर इस वैल्यूएशंस पे मिल रही है तो बहुत अच्छी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी बन जाती है। ये हो गया हमारा चार्ट। तो आपको कैसा हमारा एनालिसिस लगा आप ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई शेयर हम टेक्निकली या फंडामेंटली एनालाइज़ करके बताएँ, तो आप अपने शेयर का नाम कमेंट कर सकते हो। हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी।
और आप बताइए ज़रूर कि कोटक महिंद्रा बैंक क्या आपके पोर्टफोलियो में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।